वेलकम स्टूडेंट, अप्लाइड फिजिक्स 1 की क्लास में चैप्टर 4 रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति। और रोटेशनल मोशन में आज जो टॉपिक्स कवर किए जाएंगे वो हैं बॉडी, पिंड, रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड, बल आघूर्ण, टॉर्क यानी मूवमेंट ऑफ फोर्स, एंड लीनियर मोशन, रेखीय गति, रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति, एंड कैलकुलेशन ऑफ एक्सिलरेशन यानी एक्सिलरेशन इन रोटेशनल मोशन। तो स्टार्ट करते हैं। बॉडी या पिंड। बॉडी इज कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज ए बॉडी मे बी कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स। बॉडी कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स यानी पिंड कणों का समूह होता है या पिंड कणों से मिलकर बना होता है। तो पिंड कणों से मिलकर बना होता है जिनको हम पार्टिकल्स कहते हैं। तो पार्टिकल्स का जो कलेक्शन होता है वो बॉडी या पिंड कहलाता है। तो बहुत सारे पार्टिकल्स से बॉडी का निर्माण होता है। और हम जब भी यहाँ इस चैप्टर में स्मॉल m लिखेंगे ये मास ऑफ पार्टिकल हो गया, और कैपिटल M लिखेंगे तो ये मास ऑफ बॉडी यानी पिंड का द्रव्यमान। और पिंड का द्रव्यमान क्या होता है? सभी कणों के द्रव्यमानों का सम। तो जितने कण पिंड में हैं उन सभी कणों के द्रव्यमान हम जोड़ दें तो हमारे जो पिंड है उसका द्रव्यमान निकल जाएगा। तो रोटेशनल मोशन जिस बॉडी की स्टडी करना है वो यहाँ पर स्पेशल टाइप की बॉडी, रिजिड बॉडी यानी दृढ़ पिंड। तो दृढ़ पिंड क्या होते हैं? व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड देयर इज नो रिलेटिव मूवमेंट और डिस्प्लेसमेंट बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दिस बॉडी, सच ए बॉडी इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। यानी यदि किसी पिंड पर बाह्य बल लगाएं और पिंड के अवयवी कणों की सापेक्ष स्थितियां या कणों के बीच की दूरी अपरिवर्तित रहती है तो इस पिंड को दृढ़ पिंड कहते हैं। तो ऐसा पिंड दृढ़ पिंड कहलाएगा जिसके ऊपर हम फोर्स लगाएं और इसके कणों के बीच की दूरी यानी इंटर पार्टिकल डिस्टेंस वो अनचेंज रहे या कांस्टेंट रहे। तो ऐसे सभी बॉडी रिजिड बॉडी या दृढ़ पिंड कहलाते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इज अनचेंज ऑन अप्लाइंग फोर्स। बल लगाने पर कणों के बीच की दूरी परिवर्तित नहीं होती या अपरिवर्तित रहती है। तो ये रिजिड बॉडी या दृढ़ पिंड कहलाता है। इन फैक्ट देयर इज नो रियल बॉडी इज परफेक्टली रिजिड, बट नॉर्मल सॉलिड बॉडीज अदर देन रबर, वेट क्ले एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड टू बी सॉलिड बॉडी because on applying external force relative displacement between particles is very small or is very negligible which can be treated as negligible। वास्तव में कोई भी पिंड पूर्णतः दृढ़ पिंड नहीं होता। तो परफेक्टली रिजिड बॉडी अवेलेबल नहीं है, लेकिन सामान्यतः ठोसों यानी ठोस पिंड, रबड़, गीली मिट्टी इत्यादि को छोड़कर दृढ़ पिंड मान लिया जाता है, क्योंकि इन पिंडों पर बाह्य बल लगाने पर इनके कणों के बीच की दूरी में जो परिवर्तन होता है वह नगण्य होता है। तो इस कारण से हम इनको कुछ सीमाओं के अंतर्गत इनको दृढ़ पिंड मान लेते हैं यानी रिजिड बॉडी समझा जाता है। तो बल की मात्रा कम लगाने पर या हम अपने से बल लगाएं तो अधिकतर बॉडी रिजिड बॉडी यानी दृढ़ पिंड होते हैं। तो हमें इन रिजिड बॉडीज की ही रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति पढ़नी है, और इसमें से भी कुछ स्पेशल शेप हैं जिनकी रोटेशनल मोशन पढ़नी है। तो इसमें हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉर्क यानी बल आघूर्ण। इसको हम मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, बल का आघूर्ण, और ये टॉ से लिखा जाता है, ग्रीक सिंबल टॉ। द टर्निंग इफेक्ट caused by any external force to make an object revolve around any axis is called movement of that force or torque due to that force। यानी किसी बाह्य बल द्वारा किसी वस्तु को किसी अक्ष के चारों ओर घुमाने के प्रभाव को उस बल का आघूर्ण कहते हैं या बल आघूर्ण कहा जाता है। तो कोई भी बाह्य बल है जो वस्तु को किसी अक्ष के चारों ओर घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, तो जो घुमाने का प्रभाव है वही बल का आघूर्ण यानी बल आघूर्ण कहलाता है। और इसका मेजरमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ
मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाई द फोर्स विल गिव द टॉर्क जनरेटेड बाई दैट फोर्स। यानी बल आघूर्ण की माप आघूर्णन अक्ष या घूर्णन बिंदु के परितः घुमाने के लिए पिंड पर आरोपित बल तथा घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के गुणनफल से की जाती है। तो जो लंबवत दूरी है घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की, उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम जितना बल आरोपित किया जाता है और ये टॉर्क मिल जाएगा। नाउ इफ एनी ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग अराउंड एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O, दिस ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग एक्सिस passing through point O, this is O, due to force F acting at point A. This force is acting at point A at distance r from this axis of rotation. Then यदि कोई वस्तु बिंदु O से गुजरने वाली अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रही है और घूर्णन अक्ष से r दूरी पर स्थित बल बिंदु A पर कार्य कर रहा है, ये बल, तो मूवमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क, तो बल आघूर्ण टॉ इक्वल टू F इंटू आर, न्यूटन मीटर इसका मात्रक हो गया, और एसआई सिस्टम में सीरीज सिस्टम में डाइन सेंटीमीटर इसका मात्रक हो गया। ml² T⁻², न्यूटन मीटर को हम जूल नहीं लिखते, यहाँ पर टॉ लिखेंगे, तो टॉर्क जब भी निकालेंगे ये न्यूटन मीटर में ही होगा। तो अब फोर्स और ये जो फोर्स की डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इनका मल्टीप्लिकेशन टॉ देगा यानी बल आघूर्ण। और वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो टॉ इक्वल टू r क्रॉस F। तो इस तरह से बल आघूर्ण r यानी रेडियल वेक्टर r और फोर्स दोनों के परपेंडिकुलर होता है, तो r F से जो प्लेन बनेगा उसके परपेंडिकुलर टॉर्क की दिशा होगी यानी बल आघूर्ण की दिशा। ये घूर्णन अक्ष यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन की ही दिशा में या तो ऊपर होगी या नीचे होगी, ये राइट हैंड रूल से हम निकाल सकते हैं। दो वेक्टरों के क्रॉस प्रोडक्ट से जो तीसरा वेक्टर जनरेट हो रहा है उसकी दिशा राइट हैंड रूल यानी दाहिने हाथ के नियम से निकाली जाती है। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड कैन बी डिटरमिन्ड बाई राइट हैंड रूल, यानी बल आघूर्ण की दिशा घूर्णन अक्ष के समांतर होती है और इसे दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात किया जाता है। नाउ इम्पैक्ट ऑन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में बल आघूर्ण का प्रभाव। तो बल आघूर्ण के क्या क्या प्रभाव है दैनिक जीवन में? हैंडल्स आर फिक्स्ड फार्दर ऑन डोर, यानी किवाड़ों पर हैंडल कब्जे से दूर लगाए जाते हैं। तो जहाँ पर दरवाजे मूव करते हैं जिस एक्सिस के अराउंड, वहाँ से जो दरवाज़ा है उसके दूसरी तरफ काफ़ी दूर पर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से हैंडल लगाए जाते हैं ताकि फोर्स जो भी अप्लाई करें हम यहाँ पर उसकी डिस्टेंस मैक्सिमम हो। तो उसकी डिस्टेंस मैक्सिमम होने से टॉर्क जो उस फोर्स के कारण जनरेट होगा वो भी मैक्सिमम होगा और इससे डोर आसानी से खुलेगा। तो किसी भी डोर को खोलने के लिए टॉर्क की आवश्यकता होती है यानी बल आघूर्ण की, और हम बल आघूर्ण को जितना मैक्सिमम रख सकें तो हम फोर्स कम लगाना चाहेंगे और डिस्टेंस ज़्यादा रखना चाहेंगे ताकि टॉर्क ज़्यादा जनरेट हो और डोर आसानी से खुल जाए। इसी तरह से हैंडल ऑफ स्क्रू ड्राइवर इज मेड वाइड, यानी पेचकस का हत्था चौड़ा बनाया जाता है। तो जो पेचकस होता है उसमें हैंडल वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है और काफ़ी चौड़ा बनाया जाता है। तो इसकी घूर्णन अक्ष से, यानी ये घूर्णन अक्ष हो गई, दूरी जो होगी वो बढ़ जाने के कारण क्या होगा, जब भी हम इसमें बल लगाएंगे तो टॉर्क जनरेट हो जाएगा जिससे पेच ओपन हो जाएगा। तो इस कारण से पेचकस का हत्था चौड़ा बनाने से ज़्यादा टॉर्क जनरेट होता है और स्क्रू आसानी से खुल जाता है या आसानी से हम इसको टाइट कर सकते हैं। अगर इतनी ही साइज का बनाया जाए, ये जो यहाँ पर मेटेलिक पार्ट है इसका, तो इसको पकड़ के हमें घुमाने में बहुत ही ज़्यादा बल लगाना पड़ता है और फिर भी ये स्क्रू को ओपन या क्लोज नहीं कर पाता। जबकि हत्थे से पकड़ेंगे तो आसानी से टॉर्क ज़्यादा जनरेट होगा और ये आसानी से पेंच को
ओपन या क्लोज कर सकता है। थर्ड एग्जाम्पल, हैंडल इज फिक्स्ड नियर सर्कमफरेंस दैट इज अवे फ्रॉम सेंटर। हैंडल इज फिक्स्ड नियर सर्कमफरेंस अवे फ्रॉम सेंटर इन डोमेस्टिक ग्राइंडर। घरेलू चक्की में हत्था परिधि के पास केंद्र से काफ़ी दूर लगाया जाता है। तो जो भी घरेलू चक्की होती है वो इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में होती है और इसके सेंटर पर ये घूमने वाला अरेंजमेंट होता है, फिक्स्ड अरेंजमेंट, और इसी के चारों ओर ये चक्की घूमती है। तो हम जो हैंडल होता है उसको एकदम किनारे परिधि पे कहीं लगाते हैं और हैंडल को पकड़ के इसको घुमाते हैं, तो इससे ये चक्की आसानी से घूमती है। हैंडल को जितना अधिक दूर लगाएंगे उतना ही ज़्यादा टॉर्क जनरेट होगा और उतनी ही आसानी से ये चक्की घूमेगी। नेक्स्ट थिंग, फोर्स कपल बल युग्म। फोर्स कपल या बल युग्म क्या है? ये कॉम्बिनेशन है टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। तो किसी भी वस्तु पर जब दो इक्वल यानी समान और विपरीत मात्रा में तो बल लगते हैं तो ये फोर्स कपल यानी बल युग्म का निर्माण करते हैं। When two equal and opposite forces act on body at two distant points. When two equal and opposite forces act on body at two distant places, and they form a couple. दो समान और विपरीत दिशाओं में लगे बल के युग्म जिनकी क्रिया रेखाएं एक सीध में ना हो, यानी कुछ दूरी पर हो, इन्हें बल युग्म कहते हैं। तो यानी बलों का युग्म बल युग्म कहलाता है, जिनकी क्रिया रेखाएं एक सीध में ना हो और जिनके परिमाण समान हो और दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हो। तो इसके द्वारा जनरेटेड टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस बल के कारण कितना होगा? OB इंटू एफ, और इस बल के कारण OA इंटू एफ। जब दोनों को जोड़ेंगे तो टॉर्क क्या होगा? C इक्वल टू एफ इंटू AB। यही डिस्टेंस जुड़ेगी, F तो कॉमन हो जाएगा। तो इस तरह से F इंटू AB, यानी AB क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी पैरेलल फोर्सेस, यानी विपरीत बलों के बीच की दूरी। तो इस तरह से जो भी टॉर्क हम कैलकुलेट करेंगे फोर्स कपल यानी बल युग्म में, बलों के बीच की दूरी, लंबवत दूरी और किसी एक बल का मैग्नीट्यूड, ये होगा टॉर्क यानी बल युग्म का आघूर्ण। नेक्स्ट टॉपिक, लीनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन यानी रेखीय गति। तो रेखीय गति क्या है? व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन रिजिड बॉडी व्हिच इज फ्री टू मूव, then body starts moving in direction of applied force. This motion is called linear motion। यानी जब ऐसे स्थिर दृढ़ पिंड पर बल लगाया जाए जो चलने के लिए स्वतंत्र हो, तो पिंड पर बल आरोपण की दिशा में पिंड गतिमान हो जाता है और इसी गति को हम रेखीय गति कहते हैं या लीनियर मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ बुलेट इन एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, यानी गुरुत्व और घर्षण की अनुपस्थिति में बंदूक से निकली गोली की गति क्या कहलाती है? रेखीय गति। मोशन ऑफ बॉल ऑन फ्रिक्शनलेस प्लेन सरफेस, यानी घर्षण विहीन समतल या सतह पर गेंद की गति। तो ये सभी लीनियर मोशन के एग्जाम्पल हैं। रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति। व्हेन एनी रिजिड बॉडी rotates around any axis, it is called rotational motion or angular motion, and axis is called rotational axis. That is, when any body rotates around any axis, when any body is fixed at any point and it is free to on applying force, it is rotating around this axis, then this motion is called rotational motion of body or angular motion of body, and axis is called rotational axis or axis of rotation। यानी जब कोई दृढ़ पिंड किसी स्थिर अक्ष के परितः घूमता है तो घूर्णन गति या कोणीय गति कहलाती है, ये जो घूमने वाली गति है, तथा उस अक्ष को घूर्णन अक्ष कहते हैं। तो रोटेशनल मोशन, कोई भी बॉडी किसी अक्ष के यानी एक्सिस के चारों ओर घूमने की जो गति है वही रोटेशनल मोशन कहलाती है। और रोटेशनल मोशन का खासियत क्या है? एवरी पार्टिकल इन रोटेटिंग ऑब्जेक्ट
और एवरी पार्टिकल इन रोटेटिंग ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन रोटेशनल मोशन मूव्स इन ए सर्कल. एवरी पार्टिकल इन रोटेटिंग ऑब्जेक्ट moves in a circle, that is particle is moving on a circular path and center of all these circles are located at rotational axis. तो घूर्णन गति करते हुए पिंड का प्रत्येक कण एक वृत्त में गति करता है. तो प्रत्येक कण अलग अलग वृत्त में गति करता है और इन सभी वृत्तों के केंद्र घूर्णन अक्ष पर स्थित होते हैं. तो घूर्णन गति में जो भी बॉडी का यानी पिंड का प्रत्येक कण है वो कण अपनी एक सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति करता है और शर्त यह है कि सभी वृत्तीय गतियों के जो केंद्र हैं वो घूर्णन अक्ष पर स्थित होते हैं. जैसे लट्टू की गति यानी मोशन ऑफ टॉप, पृथ्वी का अपने अक्ष के चारों ओर घूमना यानी जो पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष के चारों ओर घूमकर चक्कर लगाती है यही रोटेशनल मोशन या घूर्णन गति कहलाती है. नाउ फॉर ए रोटेटिंग बॉडी यानी किसी घूर्णन गति करती हुई वस्तु के लिए हम देखते हैं टाइम t1 एट टाइम t1 एंगुलर वेलोसिटी इज ω1. समय t1 पर कोणीय वेग ω1 है. एट टाइम t2 एंगुलर वेलोसिटी इज ω2. समय t2 पर कोणीय वेग ω2 है. एंगुलर एक्सेलरेशन कोणीय त्वरण अल्फा बार इक्वल टू ω2 माइनस ω1 अपान t2 माइनस t1 यानी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग में परिवर्तन और ये डिवाइड होगा टाइम इंटरवल समय अंतराल ω2 माइनस ω1 अपान t2 माइनस t1. तो इस तरह से ये डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी हो गया. रेडियन पर सेकंड स्क्वायर कोणीय त्वरण यानी एंगुलर एक्सेलरेशन. अब हम इसमें लिमिट रख देंगे अल्फा इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी. तो ये लिमिट रखने से परफेक्ट डिफरेंशियल हो गया डी ओमेगा बाई डी टी. तो अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी. ये एक एक्सेलरेशन निकल के आई कोणीय त्वरण या एंगुलर एक्सेलरेशन. नेक्स्ट टॉपिक एक्सेलरेशन इन रोटेशनल मोशन घूर्णन गति में त्वरण. एक्सेलरेशन यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा. तो लेट एनी पार्टिकल p इज रोटेटिंग बॉडी let any particle p in a rotating body is at distance r from axis of rotation. This particle p is at distance r from axis of rotation and angular displacement is delta theta. Delta theta is angular displacement of this particle and linear displacement is delta s of this particle. माना घूर्णन गति करती हुई किसी वस्तु में कोई कण p घूर्णन अक्ष से r दूरी पर है और डेल्टा टी समय में इसका कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा होता है और रेखीय विस्थापन डेल्टा एस है इस कण का. तो इसके लिए हम डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपान आर यानी एंगल इक्वल टू आर का अपान रेडियस फार्मूले से ये लिख देंगे और डेल्टा टी से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे. डेल्टा टी अपान नीचे रहेगा सब में. तो डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एस अपान डेल्टा टी इंटू आर और फिर लिमिट ले लेंगे. लिमिट लेने पर ये परफेक्ट डिफरेंशियल बन जाएगा. लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी 1 अपान आर लिमिट के बाहर रहेगा क्योंकि रेडियस कांस्टेंट है. तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस अपान डेल्टा टी और ये डी थीटा अपान डी टी हो गया लिमिट लेने पर और ये डी एस बाई डी टी. तो इसको हम ओमेगा लिखेंगे डी थीटा बाई डी टी एस बाई डी टी वी हो गया. अब हम क्या करेंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पर यानी डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड. डिफ्रेंशिएट करने पर क्या हुआ जैसे ही हमने डिफ्रेंशिएशन किया डी ओमेगा बाई डी टी लेफ्ट साइड में हो गया और राइट साइड में 1 अपान आर बाहर निकालेंगे डी वी बाई डी टी. तो डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा हो गया कोणीय त्वरण और 1 अपान आर और डी वी बाई डी टी ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पर्श रेखीय त्वरण हो गया जो कि इस सर्कुलर पाथ के टेंजेंट पर होगा यानी स्पर्श रेखा पर. ए टी ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया ए टी इक्वल टू आर अल्फा. और हम जानते हैं जब भी सर्कुलर मोशन होती है तो त्रिज्या यानी केंद्र की ओर एक एक्सेलरेशन काम करती है जिसे त्रिज्य त्वरण या अभिकेंद्र त्वरण सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं. ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टूवर्ड्स सेंटर होगी और इसकी वैल्यू वी स्क्वायर अपान आर या आर ओमेगा स्क्वायर. 10
ए इक्वल टू इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ए आर प्लस ए टी। तो ए कितना निकलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। तो हम स्क्वायर रूट ये निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए टी स्क्वायर, और इनकी वैल्यूज रख देंगे। ए टी क्या है, आर अल्फा, और ए आर क्या है, आर ओमेगा स्क्वायर। तो आर हम बाहर निकाल लेंगे, आर स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर यानी आर बाहर निकला, तो ये ओमेगा पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट हो गया। तो ये नेट एक्सेलरेशन, नेट त्वरण इस कण का निकल गया। ए इक्वल टू आर स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर। नेट त्वरण इस पार्टिकल पर कितना कार्य कर रहा है, ये नेट एक्सेलरेशन या नेट त्वरण की वैल्यू मिल गई। तो इस तरह से रोटेटिंग बॉडी में जो पार्टिकल्स हैं उनके पास दो त्वरण हैं, एक सर्कुलर मोशन करने के कारण रेडियल डायरेक्शन में यानी केंद्र की ओर ए आर यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और दूसरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। और ये जो रिजल्टेंट ए होगा ये इन दोनों का वेक्टर सम होगा। तो ए वेक्टर ए टी प्लस वेक्टर ए आर, और इससे वेक्टर ए जनरेट हुआ यानी नेट त्वरण, नेट एक्सेलरेशन हमें मिल गया। और ये नेट एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ इस फार्मूले से निकलेगी, ए इक्वल टू आर स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर।